देखिए इसमें क्या हुआ था, थोड़ा कैमरा ग्लिचिंग हो गया था, इसलिए हम दूसरा शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे उसी वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कर देते। तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, अमीबा के बारे में। ठीक है, तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा होता है। अब देखिए, अब जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यानी इसमें जितना भी फंक्शन होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन का होगा, रिस्पायरेशन का होगा, जो भी होगा फंक्शन, वो क्या होगा, वो एक ही बॉडी में होगा। ठीक है, मूवमेंट का फंक्शन होगा तो क्या होगा, एक ही बॉडी में होगा। यानी ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड विद इन सिंगल सेल। ठीक है, यानी जितने ही फंक्शन इसमें परफॉर्म करते हैं, ये कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो ये सिंगल सेल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी इसमें क्या होता है कि अमीबा को जैसे देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्यूडोपोडिया होता है। अब देखिए स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो स्यूडोपोडिया का फंक्शन जो होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, उसके मूवमेंट में काम आता है। ठीक है, यानी जैसे देखिए क्या होता है, इस तरह से चलेगा। अब इस तरह से इधर आ करके ये जो ऑर्गेन है, जैसे यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, तो क्या होगा कि इस तरह से, ठीक है, अब देखिए इस तरह से क्या हुआ कि स्यूडोपोडिया इसको घेरने लगा। ठीक है, यानी इसको क्या करता है, इसको मूवमेंट पहले करवा रहा है, प्लस इसको फूड कैप्चरिंग में भी काम दे रहा है स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया कुछ और नहीं है, ये क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन होता है इसका ऑर्गन। ठीक है, और ये ऑर्गन मॉडिफाई करके क्या करता है कि इस फूड को घेर लेता है। ठीक है, यही इसका फंक्शन होता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, यही है स्यूडोपोडिया का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ते हैं कि शेप ऑफ सेल, सेल का शेप कैसा होता है। ठीक है, कौन सेल का शेप कैसा होता है। ठीक है, दो चार सेल का शेप का हम उसका किस तरह का शेप होता है वो याद रखेंगे। शेप का नंबर कितना छोटा कितना बड़ा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल क्या होता है, ये सब भी थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। ठीक है, तो देखिए सेल का शेप कैसा कैसा होता है, तो सेल का शेप क्या होता है, डिस्क लाइक होता है, पॉलीगोनल होता है, कॉलमनर होता है, क्यूबॉइड होता है, थ्रेड लाइक होता है, इरेगुलर होता है। कैसा कैसा होता है, तो ये होता है डिस्क लाइक, पॉलीगोनल होता है, थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक हो गया। इरेगुलर होता है, इरेगुलर मतलब क्या हुआ, जिसका कोई शेप ना हो, इरेगुलर शेप। ठीक है, डिस्क शेप मतलब क्या होगा, इस तरह का सेल होंगे। ठीक है, पॉलीगोनल मतलब क्या होगा, इस तरह शेप होंगे। ठीक है, थ्रेड लाइक क्या होगा, ऐसा होंगे। ठीक है, इरेगुलर मतलब किसी भी तरह बोल दीजिए, इरेगुलर मतलब जिसका कोई भी
शेप ही ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर शेप बोलेंगे। और कैसा बोलेंगे, कॉलुमनर होता है, क्यूबाइडल होता है, ठीक है, कॉलुमनर शेप होता है, और कैसा था, क्यूबाइडल होता है, ठीक है, इतना तरह के। और ये टीसी कुछ और शेप होता होगा तो होगा, ठीक है, यानी इस तरह से शेप होता है, डिस्क लाइक होता है, पॉलीगिनल होता है, थ्रेड लाइक होता है, इरेगुलर होता है, कॉलुमनर होता है, क्यूबाइडल होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करते हैं कि शेप हो गया, नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ सेल, या फिर बोलेंगे साइज ऑफ सेल, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ सेल, तो देखिए सबसे बड़ा सेल क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो सेल होता है ऑस्ट्रिच ऑफ एग होता है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ का जो हम एग देखते हैं ना, एग, कोई भी चीज़ का एग जो देख रहे हैं वो क्या है, वो एक सेल है। ऐसा नहीं कि उसमें बोलिएगा कि उसमें बहुत सारे सेल हैं, वो क्या है, वो एक सेल होता है, ठीक है। यानी जो सबसे बड़े सेल होंगे वो क्या होंगे, वो एग ऑफ स्टिच होंगे, यानी लार्जेस्ट सेल, मोस्ट लार्जेस्ट सेल, ये क्या होगा, ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा जो सेल होता है वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं पीपीएलओ, ठीक है। मतलब मोस्ट लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, पीपीएलओ होता है। और क्या देखते हैं, अब देखिए ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, इसका क्या होता है, कितना बड़ा होता है सेल ह्यूमन रेड ब्लड का, तो ये होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी ह्यूमन रेड ब्लड का जो साइज होता है वो क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल का होता है 0.3 माइक्रोमीटर, और रेड ब्लड सेल का होता है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा सेल क्या होता है, तो सबसे बड़ा सेल ह्यूमन में होता है नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो नर्व सेल होता है, ठीक है। अब देखिए अब WBC क्या होता है, देखिए WBC क्या है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब उसका कोई शेप जनरली नहीं होता है, यानी WBC आज इरेगुलर शेप, ठीक है। WBC इज इरेगुलर, इरेगुलर शेप, ठीक है। WBC क्या है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या पढ़ना है हम लोग को, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। सेल होता कैसा है और उसका क्या पढ़ना है, उसके पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सेल का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सेल
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए सेल के बारे में क्या है इसका, देखिए एक डायग्राम पार लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये सेल का कोई पार्ट बना रहे हैं। अब इसके बीच में, ठीक है, अब ये क्या है, ये देखें ठीक है। अब देखिए अब इसका क्या हुआ, इस तरह से पार देते हैं। अब इसका सब का नाम हम नोटेशन करेंगे, ये कौन क्या चीज़ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये है सेल का स्ट्रक्चर, जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये है। ऐसा नहीं कि हमको डिटेल स्ट्रक्चर वह हम पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए ये जो लिक्विड जैसा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और अब देखिए इसके अंदर भी इस तरह से लिक्विड रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और अब देखिए ये जो थ्रेड लाइक है, ये है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, या फिर क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम बोलेंगे। ठीक है, और देखिए एक डेंस जैसा दिख रहा है बीच में, ठीक है, डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, और देखिए इसके डिटेल देखिए, एक भी सेल ऑर्गेनी का नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, यानी इसका डिटेल जो है वो आगे क्लास में 9th में पढ़ना है। ठीक है, 8 में इतना ही पढ़ना है। जो बाहर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेल वॉल होता है। जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होता है। और देखिए उसके जो गोल वाले स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो सेल में, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी इसका पूरा क्या बोलेंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस जो बीच वाला है ना, वही पूरा सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और देखिए ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड है, ठीक है, देखिए ये सब लिक्विड जो है, ये सब लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और देखिए इसके अंदर जो एक डेंस जैसा है, ठीक है, डेंस जैसा, राउंड जैसा, स्फेरिकल जैसा शेप है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए इसको डायग्राम को नोट करना रहेगा तो नोट कर लीजिएगा। और देखिए पार्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल कितने पार्ट में बने होते हैं, तो ये मेन रूप से जो सेल होता है वो 3 पार्ट में होता है। ठीक है, द बेसिक, मेनली
3 कंपोनेंट ऑफ सेल। पहला क्या है, तो पहला लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पहला सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, दूसरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। तीसरा क्या है, तो तीसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। कितना कंपोनेंट से बना होता है, तो 3 कंपोनेंट से बना होता है कोई भी सेल, ठीक है, मेनली रूप से 3 कंपोनेंट, कौन कौन, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब देखिए एक एक करके देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। इधर इस फिगर को पहले मिटा देते हैं। देखिए अब पहला स्ट्रक्चर क्या है, तो पहला स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या बोले थे कि जैसे देखिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। तो इस जो बोल है तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर का जो सेल, आउटर स्ट्रक्चर जो सेल है तो उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म होता है, यानी साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है वो किससे कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए अब इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये जैसे देखिए यहाँ पर ही कोई सेल है, ठीक, एक सेल है। अब यहाँ पर देखिए कोई दूसरा सेल है, यहाँ पर ही कोई देखिए तीसरा सेल है, यानी वो एक सेल से दूसरा सेल को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और किसे सेपरेट कर रहा है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर इसे, यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाहर स्पेस है, यानी इस सराउंडिंग से भी बचाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी किससे किसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये सेपरेट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम another cell and also separate from surrounding, and also separate from surrounding, ठीक है। ये किससे किससे सेपरेट कर रहा है, तो देखिए ये जो सेल है, सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेपरेट किससे कर रहा है, तो देखिए
इस सेल का जो पार्ट है क्या इसमें जा रहा है, यानी यहीं पर सट रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, सेपरेट हो रहा है। किससे सेपरेट हो रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हो रहा है। प्लस देखिए अब यदि उसके बाहर जो है, यदि कोई सराउंडिंग रहेगा, बाहरी स्पेस है, तो उससे भी देखिए बचा रहा है। ठीक है, यानी उससे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई बाहर क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो इससे भी क्या कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा है। यही दो चीज़ से बचा रहा है, दूसरे से एक सेल से दूसरे सेल से बचा रहा है। ठीक है, मतलब सेपरेट मतलब मिलने से बचा रहा है और सराउंडिंग से ही बचा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है। ठीक है, पोरस इसलिए होता है ताकि जो एक सेल से दूसरे सेल जो मूवमेंट हो रहा है कोई भी चीज़ का, उसको क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है। ठीक है, देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इज पोरस। क्यों होता है पोरस क्यों होता है, ताकि वो मूवमेंट को परफॉर्म कर सके, यानी अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन में पोरस होता है, मतलब छिद्र होता है। वो क्या करता है, अलाउ करता है एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, कोई मटेरियल को यदि मूवमेंट करना है तो मूव करवा सकता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ सेल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कि कोई भी सेल का स्ट्रक्चर को परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कोई भी सेल का कैसा स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लिख देते हैं, एक पॉइंट और है बस यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या कर रहा है सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कि कोई भी सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, तो परफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, यानी कोई भी सेल का कैसा स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अब अगला जो कंपोनेंट है वो क्या पढ़ना है, तो वो साइटोप्लाज्म पढ़ना है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, एक साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में बस थोड़ा सा डिफरेंस जान जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्लांट सेल, एनिमल सेल का भी थोड़ा सा डिफरेंस जान जाएंगे क्या होता है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, अब अगला कंपोनेंट क्या है, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर जो है साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो क्या था साइटोप्लाज्म, तो देखिए इस तरह से कोई सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ था, इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर नहीं भरिएगा, सिर्फ इसके अंदर, वो क्या है, तो वो है साइटोप्लाज्म। यही है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सबस्टांस है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा इज जेली लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट बिटवीन
सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तक साइटोप्लाज्म है। जो देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? जेली लाइक है, जेली लाइक, एकदम लिक्विड जैसा नहीं होता, जेली लाइक होता है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो ऑर्गेनेली जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पढ़ना है? तो वो 9th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनेली पाए जाते हैं ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली, इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टी इसको बोलते हैं, राइबोसोम, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कहाँ पाया जाता है? और कुछ होता है, ठीक है। ये सब कहाँ पाया जाता है? तो ये सब पाया जाता है कहाँ पर? तो ये सब पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ना हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा उसमें क्रोमोजोम भी जान लेंगे, थोड़ा सा जीन भी जान लेंगे कि जीन क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक है। तब देखिए आगे पढ़ना हमको न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए अब पढ़ना है, बहुत रिलैक्स मिलता है, पानी पी के बहुत प्यास लग जाता है गर्मी के दिन में। देखिए अब न्यूक्लियस पढ़ना है। देखिए न्यूक्लियस, अब देखिए इसको डिस्कवर कौन किया था? तो पहले ये देख लेते हैं, इसको डिस्कवर कौन किया था? द डिस्कवर्ड बाई ठीक है। किसको डिस्कवर किया? कौन डिस्कवर किया? तो न्यूक्लियस जो डिस्कवर किए थे वो कौन साइंटिस्ट किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट किए थे, ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर। अब देखिए न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो जो न्यूक्लियस होता है उस सेल में, ठीक है, कोई भी सेल में जितने भी फंक्शन होते रहते हैं उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। मतलब जो होता है ना कि कोई बिल्डिंग का कोई बॉस होता है, ठीक इसी तरह ये क्या है? सेल का बॉस है। जैसे कोई गांव की मुखिया होता है, ठीक है, उसी तरह ये सेल है, उसका ये मुखिया है, मतलब उसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए ये क्या होता है न्यूक्लियस? तो ये स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी होता है। ये कहाँ होता है? देखिए इट इज स्फेरिकल
बॉडी, ठीक है। लोकेटेड, ये कहाँ पर ही होता है, तो लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। ये कहाँ होता है, ये स्फेरिकल बॉडी होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेंटर ऑफ द सेल होता है। और देखिए ये ना माइक्रोस्कोप से ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है, इसको स्टेन करना पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करना होता है, स्टेन करना पड़ता है। स्टेन मतलब क्या होता है, कलर कर देना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ही कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसी तरह से न्यूक्लियस है, ऐसे दिख नहीं रहा है। लेकिन यदि इसको हम रेड रंग से इस तरह से इसे कलर कर दें, पूरा एकदम इस तरह से कलर, अब देखिए ये क्या हुआ, ये हाईलाइट दिखने लगा, ठीक है। यानी ये ऐसे नहीं दिखता है, ये स्टेन करने के बाद दिखता है, ठीक है। तो लिखेंगे आफ्टर स्टेन इट कैन बी इजिली बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आफ्टर स्टेनिंग न्यूक्लियस क्या होता है कि स्टेन करने के बाद न्यूक्लियस जो होता है इजिली सीन, ठीक है। आफ्टर स्टेनिंग न्यूक्लियस इजिली सीन बाय द माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब स्टेनिंग कर देते हैं न्यूक्लियस को तो उसका क्या होता है कि माइक्रोस्कोप से ये आसानी से दिखने लगता है। देखिए अब क्या है, अभी देखिए ये जो न्यूक्लियस है उसके जो चारों तरफ होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो ये क्या है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो वह सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी क्या होता है, पोरस होता है, यानी उसमें भी छिद्र होता है। क्यों होता है, ताकि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच मटेरियल को क्या करते रहे, ट्रांसफर करते रहे। यदि किसी का जरूरत है, कोई मटेरियल का जरूरत है तो उसको क्या करे, ट्रांसफर करते रहे, ठीक है। यानी क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर पोरस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है। क्यों होता है पोरस, तो ये मूवमेंट को शो कर सकता है, ठीक है। यानी क्या करता है, मटेरियल के मूवमेंट को शो करता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये कहाँ करता है, मूवमेंट करता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है। क्यों पोरस होता है, ताकि जो मूवमेंट हो मटेरियल का उस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच आदान प्रदान होते रहे, ठीक है। अब देखिए अभी इसके न्यूक्लियस को क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को यदि मॉडिफाई करके मैग्नीफाई करके हम देखते हैं तो एक और स्फेरिकल बॉडी हमको मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। देखिए आफ्टर मैग्नीफिकेशन, यदि मैग्नीफाई करके देखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे, जूम करके देख रहे हैं तो उससे क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल टाइप का बॉडी मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। तो आफ्टर मैग्नीफिकेशन न्यूक्लियस ए स्फेरिकल बॉडी
सीन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। आप देखिए, न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोई न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या हो गया? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या है? ये क्या है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर मिटाते हैं। इन न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए यही स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखो क्रोमोसोम क्या करता है, तो देखिए क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। उस डीएनए क्या करता है कि हम लोग में जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ठीक है, वो पेरेंट्स टू पेरेंट्स, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है? ट्रांसफर करते रहता है। जैसे हम लोग का कुछ गुण, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, कुछ जो होगा, ठीक है, आप लोग में भी वो आपके पेरेंट्स से मिलता होगा। तो कैसे मिल रहा है? तो ये मिल रहा है डीएनए के कारण। डीएनए कारण मतलब क्रोमोसोम के कारण। क्योंकि जब जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है कि कुछ कुछ कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, जैसे आँख का हो गया, नाक का हो गया, बाल का हो गया, वो क्या होता है? कुछ पिता से मिलेगा, मतलब फादर से मिलेगा, और कुछ मदर से मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ, ये जो कैरेक्टर होता है वो कहाँ होता है? डीएनए पर होता है। और डीएनए के यूनिट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, देखिए यानी क्रोमोसोम क्या कर रहा है? तो क्रोमोसोम क्या कर रहा है? हेरिडिटरी मटेरियल को क्या कर रहा है? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम कैरी जीन्स, मतलब इसके डीएनए के अंदर जीन्स होता है। ठीक है, वो क्या करता है? जीन्स वो क्या कर रहा है? वो जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसे क्या कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट्स से लेकर से प्रोजेनी में। ठीक है, ट्रांसफर हेरिडेटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स से टू प्रोजेनी, यानी इसको बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग ऑफ। ठीक है, यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जीन होता है, जो क्या करता है? जीन ट्रांसफर करता है हेरिडेटरी मटेरियल को, कहाँ से कहाँ तक? तब पेरेंट्स से प्रोजेनी की ओर ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखिए जीन को क्या कहते हैं? तो जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को क्या बोलते हैं? तो देखिए जीन को, ठीक है, जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, आप देखिए
अब देखिए क्या है, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, यहाँ पर इस क्लास में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए देखें प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, तो इसका एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जिस सेल में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जिस सेल में क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, या फिर न्यूक्लियस क्या होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें नहीं होगा वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, दैट सिंपल है। यानी ये जो सेल को न्यूक्लियस के आधार पर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, तो क्या कौन कौन था, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, और इसमें क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसमें होगा नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, इसमें होगा डेवलप न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या होगा, इसमें नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, इसमें होगा डेवलप न्यूक्लियस, ठीक है। आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा प्लांट सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होगा बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया में क्या होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन वो क्या होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, मतलब वो मोर डेवलप जो है कि एकदम डेवलप न्यूक्लियस हो वैसा नहीं होगा, वो क्या होगा नॉट डेवलप होगा, मतलब इन डेवलप होगा, ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और वही यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, वो क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस भी डेवलप होगा। अब देखिए अब लास्ट टॉपिक है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, बस थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन जैसा समझ लेते हैं कि एनिमल सेल होता क्या है और प्लांट सेल क्या होता है। तो पहले लिखेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा सेल वॉल, सेल वॉल अब्सेंट। यहां पर क्या लिखेंगे, तो सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। और देखिए
और लिखेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी क्या होगा, दोनों में प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें भी प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या है, तब अगला पॉइंट है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा दोनों में, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्लास्टिड, इसमें होगा एब्सेंट, इसमें हो गया प्लास्टिड प्रेजेंट, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, वैक्यूल, तब वैक्यूल हो जाएगा वैक्यूल लेस डेवलप, इसमें क्या होगा, वैक्यूल्स मोर डेवलप, ठीक है। यह हुआ दोनों का डिफरेंस। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, हम लोग में देखते हैं, हम लोग में क्या सेल वाल है, ठीक है। सेल वाल किस में रहेगा, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है, जिसमें कॉर्क हो, ठीक है, बार्क हो, ठीक है, जैसे पेड़ का छाल होता है, ये सब क्या होता है, सेल वाल, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेल वाल, इसमें हम लोग में प्रेजेंट नहीं होता, नहीं सेल वाल एब्सेंट होता है। वही प्लांट में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है। इसमें देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट हम लोग में ही होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट वो लोग में होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है एनिमल में, न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है प्लांट में भी। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ही नहीं होगा, जो भी लिविंग सेल है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब देखिए प्लास्टिड इसमें बोले एब्सेंट होगा, उसमें देखिए प्रेजेंट होगा। क्यों बोले, क्योंकि देखिए प्लास्टिड क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करना। हम लोग तो हेटेरोट्रॉफ हैं, दूसरे का खाना खाने वाले, खुद खाना कहाँ बनाते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, तो हम लोग खाना बनाते नहीं हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। खाना खुद नहीं बनाते हैं, क्या कर रहे हैं, उस खाना बनाया है उसको बस मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी हम लोग में खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए प्लास्टिड एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। अब देखिए हल में क्या होता है कि वैक्यूल्स क्या होता है, लेस डेवलप होता है। लेस डेवलप मानिए या फिर एब्सेंट ही मान सकते हैं पूरी तरह से, कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है। वही प्लांट सेल में क्या होता है कि वैक्यूल्स होता है, ठीक है। यही मेन रूप से अंतर हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जो भी था एनसीईआरटी में और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल, उसमें हम पूरा चैप्टर ये ख़त्म कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।